नमस्कार, मैं हूं अमित गुसाई और आप देख रहे हैं आज़ाद प्रेस। और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं यूकेडी के नेता शिव प्रताप सेमवाल और उनसे जानते हैं क्या इस समय यूकेडी की स्थिति है और किन किन मुद्दों पे जो है यूकेडी आगे काम करने वाली है। शिव प्रताप सेमवाल जी, सबसे पहले ये बताइए यूकेडी की स्थिति क्या है इस बार, जो है क्यों यूकेडी जो है फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि दो धड़ों में बंटने वाली है। ये जब भी कभी इलेक्शन वगैरह आते हैं तो भी उससे पहले ही इस तरीके का जो चलन है ये यूकेडी में बड़ा आम हो चला है। आप जान सकते हैं कि इससे पहले जब जब भी यूकेडी का कोई कैंडिडेट मजबूत स्थिति में दिखाई देता है तो तभी जो है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के इशारों पे यूकेडी को तोड़ने की साजिशें शुरू हो जाती हैं। आपको याद होगा कि एक बार निकाय चुनाव में जो दिवंगत सुशीला बलूनी जी हैं वो बहुत मजबूत दावेदार थी और ऐसा लग रहा था कि वो इस बार मेयर की सीट पे जो है चुनाव जीत जाएंगी। ऐन मौके पे जो है यूकेडी की ओर से उनका टिकट काट दिया गया और इवन ऑफ की पार्टी में भी तक दो फाड़ हो गए। तो जाहिर सी बात है क्योंकि सुशीला बलूनी अगर जीत जाती तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को नुकसान होता उससे। सेम अभी के जो हालात थे, हम लोगों ने आकर के यहाँ पे निकाय चुनाव को लेकर के काफ़ी अच्छी तैयारियाँ की हुई हैं। जो नवंबर में निकाय चुनाव होने वाले हैं और आप समझ सकते हैं कि नवंबर में निकाय चुनाव होने वाले हैं और हमने तमाम जगहों पे अपने वार्डों का गठन, वार्डों में पार्षदों के उसके लिए चुनाव के लिए, मेयर के चुनाव के लिए काफ़ी अच्छी तैयारियां की हुई हैं। इसको देखते हुए हमारी पार्टी ने, ताकि भाजपा को नुकसान ना हो, इन इलेक्शंस को एन नवंबर तक, नवंबर लास्ट तक के लिए पोस्टपोन कर दिया, जिसका हम लोग विरोध कर रहे थे। पहले ये हमारे हर जो संविधान है पार्टी का, इसके अनुसार जो इलेक्शन है ये 24-25 मई को होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन इलेक्शंस को 2 महीने पीछे तक खिसकाया जा सकता है। लेकिन अभी बात चल रही है कि अभी ये नवंबर में चला गया और कांची सिंह एरी का कहना है कि आगे इसलिए इसको बढ़ाया गया है ताकि जो है, क्योंकि अभी येलो अलर्ट चल रहा है हर जगह, पहाड़ों में जो है बारिश का मौसम है। उनका कहना है कि कार्यकर्ता जो है कि कहीं किसी के साथ कोई घटना ना हो जाए, इस वजह से जो है इसको आगे बढ़ाया गया है। उसी पे मैं कह रहा हूँ कि 24-25 मई को होने वाला इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 जुलाई को खिसकाया जाता है। अब जब 24-25 जुलाई को सब कुछ तय हो गया, हम लोग पहले मना कर रहे थे कि 24-25 जुलाई को मत करिए, बारिश वारिश का सीज़न है और गैरसैंण तो मत करिए, गैरसैंण के बजाय देहरादून में कर लीजिए, बरसात होगा। तब किसी ने हमारी बात नहीं मानी। पूरी कार्यकारिणी ने 4-5 बार बैठक हुई और जब हम लोगों ने कार्यकर्ता के तौर पे वहाँ पे पार्टी की ओर से सारी बुकिंग कर ली, बैंकेट हॉल बुक कर लिए जहाँ पे कार्यक्रम होना है और तमाम जगहों पे होटल वगैरह की बुकिंग दे दी, फिर अचानक भाजपा के इशारे पे जो है यूकेडी को ऐसा लगा कि हमारे शीर्ष नेताओं को कि अगर वहाँ पे अधिवेशन होता है तो हम लोग निकाय चुनाव के लिए आने वाले समय मजबूत हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, निकाय चुनाव के डिस्टर्ब करने के लिए इन इलेक्शंस को 4 महीने पीछे धकेल दिया, नवंबर लास्ट तक। और जब हमने पूछा तो वही सवाल जो आप कह रहे हो, ये बताया गया कि बरसात है। तो हमने इनसे यही बात कही कि भाई बरसात को देखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त लास्ट तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक कर सकते हो। वैसे तो पार्टी का संविधान साफ साफ ये कहता है कि भाई 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जा सकता है। तो 2 महीने हम लोग ऑलरेडी लेट चल रहे थे और पार्टी के संविधान के अनुसार देखें तो 2 महीने ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। तो फिर भी हमने कहा कि अगर बरसात है तो बरसात का तर्क भी ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर फर्स्ट वीक तक चल सकता है, तब तक तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो पार्टी के बड़े लीडर है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आप जो है यूकेडी में कब्जा करना चाहते हैं और ये लड़ाई आपकी अध्यक्ष बनने की, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसको लेकर के भाई जब भी कोई गलत बात, कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। लेकिन ये बात सभी को मालूम है, खुले तौर पे हमारे पार्टी अध्यक्ष से लेकर के सारे तमाम शीर्ष नेताओं को ये बात मालूम है कि मैंने साफ कहा था कि आप इस बार पार्टी में इलेक्शन करवाइए और मेरी कोई दावेदारी नहीं है। मैंने अपनी दावेदारी से बिल्कुल साफ मना कहा था, जिसमें हमारी पार्टी के शीर्ष लीडर्स, जो कार्यकारी अध्यक्ष AP जुयाल जी हैं, जो मुख्य प्रवक्ता शांति भट्ट जी हैं और तमाम पार्टी के जो लीडर्स थे, 15 से अधिक लोग वहाँ पर उस समय थे। केंद्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, तमाम जिला अध्यक्ष थे। मैंने उनको यही प्रस्ताव किया था कि आप 24-25 जुलाई को अपना अधिवेशन रखिए और जहाँ तक अगर आपको लगता है कि जो दावेदारी का सवाल है तो मैं इस बार दावेदार नहीं हूँ, पर आप इलेक्शन करिए। इसलिए ये कहीं से कहीं तक भी नहीं है और हम लोग खुद चाहते थे कि जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है या जो भी बड़े हमारे सीनियर लीडर हैं, कपरवान जी हैं, AP जुयाल जी हैं, सुरेंद्र कुकरेती जी हैं, उन्हीं लोगों में से कोई चुना जाए। तो मैंने शांति प्रसाद भटजी का कहना है कि आप युवा हैं, आपने यूकेडी में काम किया है, आपको थोड़ा सा जो है अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए और जो है मौका मिलना चाहिए। अगर युवा को मौका मिलता है तो उन्होंने कहा कि जो है आपको ठहर कर काम करना चाहिए, आपको इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए कि मैं अध्यक्ष तुरंत अभी जो है आया हूँ अभी बन जाऊँ। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो बिल्कुल साफ कह रहा हूँ ना, हमारी तो कहीं से दावेदारी नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति आकर के मुझे या तो कह दे ओपन फोरम पे कि मैंने कहीं दावेदारी की हो।
हमारा तो साफ कहना था, मैंने तो एरी जी से आप पूछ लीजिए, उनको सामने मैंने साफ कहा था कि मेरी कोई दावेदारी नहीं है, आप इलेक्शन कराइए। लेकिन यह है कि भाई पार्टी को डिफेंड करने के लिए अब वो प्रवक्ता हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो उनका कहना, उनके लिए मैं क्या ज़्यादा कह सकता हूँ, ये वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। अगर आप उनसे पूछोगे तो बोलेंगे सर मुझे कहना पड़ता है, आप ऑफ दी कैमरा पूछिए कि मैंने ऐसा कहा नहीं कहा था उनके सामने। दूसरी बात, जहाँ तक युवा की बात है, आप युवा का क्या पैमाना मानते हैं? भाई मैं 48 उम्र मेरी जो है क्रॉस हो रही है, और 48 साल का व्यक्ति कोई उम्र युवा तो नहीं कहलाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा युवा क्या होता है, 25 से 35 तक। लेकिन यूकेडी को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, क्योंकि आपके आने के बाद जो है काफ़ी बड़े स्तर पर यूकेडी में काफ़ी बदलाव आए हैं, सोशल मीडिया का काम आपने बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। तो यूकेडी को उम्मीदें तो हैं आपसे कि आप युवा हैं, आप बदलाव ला सकते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बात शांति प्रसाद भट्ट जी ने भी कही। अगर उनको उम्मीदें हैं तो यूकेडी को कसौटी पे कसना चाहिए था। भाई देश के कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ के मुख्यमंत्री 48 साल से कम के होंगे? देश के कई मुख्यमंत्री आप ये लगा लीजिए, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, क्या उम्र रही होगी उनकी? और तमाम जगहों पे जिन्होंने भी जो है मुख्यमंत्री का पद संभाला है, या अगर हम अध्यक्ष पद, बाई दी अगर अध्यक्ष पद की भी बात करें, तो अध्यक्ष पद के लिए हम तो ये तो नहीं कह रहे कि हमें बनाओ। अगर आपका मन साफ है तो आप हमें भी बोलते आओ जी इलेक्शन में आओ, अगर जनता आपको चाहेगी। वैसे तो मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन अगर उनका मन, किसी का भी मन साफ है, तो बोलना चाहिए कि साहब युवा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? पार्टी का सक्रिय, संविधान ये कहता है पार्टी का कि कोई भी सक्रिय सदस्य, चाहे वो किसी भी पद पे है, वो अध्यक्ष पद के लिए, चुनाव के लिए दावेदारी कर सकता है। तो करना सबका अधिकार है। अब आप ये देखिए, जब पार्टी मुझे टिकट देती है विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, यानी मैं मुख्यमंत्री का भी कैंडिडेट हो सकता हूँ अगर हमारी सरकार आती है, तो मतलब मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री बनने का तो योग्य हो सकता हूँ, एक विधायक का चुनाव तो लड़ सकता हूँ विधानसभा का। लेकिन मैं एक पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी फिर क्यों नहीं कर सकता? आखिर वो कौन लोग हैं जिनको हमसे खतरा है, और पार्टी में इलेक्शन क्यों नहीं कराया जा रहा है? आखिर कौन लोग हैं जिनको इलेक्शन कराए जाने पे खतरा है? जाहिर सी बात है कि वो ऐसे लोग हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है, जो पार्टी के सक्रिय सदस्य भी नहीं है, जिन्होंने पार्टी के कभी एक आंदोलन में खड़े नहीं रहे। हमारा तो ये कहना था कि दिवाकर जी हों या एरी जी हों, इन्होंने अपने अपने वो कैंडिडेट खड़े कर रखे थे, वो चाहते थे कि इन पे सहमति बना ली जाए। दिवाकर जी का एक कैंडिडेट था, एरी जी का एक कैंडिडेट था, और वो दोनों कैंडिडेट ऐसे हैं जो पिछले 7 साल से पार्टी में सक्रिय नहीं है। नंबर 1, कोटद्वार की बात करें अगर, तो कपरवाण वहाँ पर जो है कहते हैं कि जिलाध्यक्ष जो वहाँ पे कोटद्वार के हैं, उन्होंने माला पहनाई और खुद ही उन्होंने अपने आप को अध्यक्ष घोषित कर दिया। क्या लग रहा है कि इस बार यूकेडी फिर जो है 2 से 3 धड़ों में बढ़ जाएगी? देखिए कपरवान जी, डॉक्टर कपरवान का अपना एक अलग मत है। हम तो इस मत में थे कि कपरवान साहब भी आते और देहरादून में ही जो है ये अधिवेशन कराते। सारे जितने भी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं या जितने भी दावेदार हैं वो उस अधिवेशन में शामिल होते, दावेदारी करते। अब कपरवान जी ने भी अगर कोटद्वार में अधिवेशन कराया है, तो मैं तो खुले इंटरनल डेमोक्रेसी के पक्ष में रहता हूँ। अगर हम सोचते हैं कि अगर हमने एक लोकतांत्रिक सरकार चलानी है, तो पहले पार्टी के अंदर भी तो एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अगर पार्टी के अंदर ही अध्यक्ष चुनाव करके नहीं आता है, पार्टी के सारे सक्रिय कार्यकर्ताओं को अवसर दिए बगैर आता है, तो फिर तो पार्टी कहीं नहीं जा पाएगी। फिर तो पार्टी 1 या 2 लोगों के हाथ की बपोती बन जाएगी। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो 7-8 साल से न तो पार्टी में थे, न पार्टी के सक्रिय सदस्य थे, जिन्होंने ना एक आदमी को पार्टी में जोड़ा, न पार्टी के कभी किसी आंदोलन में, किसी संघर्ष में जनता के साथ वो लोग खड़े दिखे। और अगर आप दिवाकर जी और एरी जी ऐसे लोगों को आगे लाते हैं और उस पर आम राय बनाने के लिए प्रेशर बनाते हैं, तो इसी के तो मैं अगेंस्ट था। हमने कहा भाई कि वो आपके प्रिय हो सकते हैं, हो सकता है कि वो आपका कोई पर्सनल स्वार्थ, पर्सनल प्रलोभन, पर्सनल कामकाज करते होंगे, लेकिन अपनी पर्सनल चॉइस को आप पार्टी के ऊपर नहीं थोप सकते। आपको सबको पार्टिसिपेट करने का अधिकार देना चाहिए और सबको वोटिंग का राइट देना चाहिए और सबको कहना चाहिए भाई हम लोग तो जाती हुई पीढ़ी के लोग हैं, अब नई पीढ़ी का ज़माना है, आप अपने में से चुन लीजिए, क्या दिक्कत? क्या आप शांति भट्ट को अध्यक्ष के तौर पर अपनी चॉइस मानते हैं? देखिए एज ए वोटर जितने दावेदार होंगे उसके बाद तय होगी। अगर हम अभी बोलें कि आज बैठ के बोलें कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, या हम बोलें कि साहब अगले चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बनेगा उत्तराखंड का, तो ये एक ऐसा सवाल है कि जो स्पष्ट नहीं है। हम बोलते हैं कि देहरादून में ये जो रायपुर सीट पे विधायक कौन बनेगा, हमने आप क्या सोचते हैं शांति प्रसाद भट्ट को लेके? आप क्या कहते हैं? हमें बता रहा हूँ कि जब तक सारे दावेदार जब तक एक लाइन पे खड़े नहीं होते, उनमें से तब तक किसी एक को पिक एंड चूज करना, हो सकता है वो दावेदारी ना हो,
उन्होंने तो कोई दावेदारी नहीं करी। इस बार भी उन्होंने कोई दावेदारी नहीं की थी। पिछली बार उनको हमने खड़ा किया था, तब उन्होंने सरेंडर कर दिया था, अपना नाम वापस ले लिया था। हम पिछली बार भी लेकिन वो कह रहे थे कि मैंने एरी जी की वजह से ऐसा किया था। देखो, वो किसी की वजह से किया हो, कभी कोई किसी की वजह से करता है, कभी कोई किसी की वजह से करता, तो वो वजह उनको हमें भी बतानी चाहिए थी। उन्होंने हमें तो नहीं बताई कोई वजह। हमने उनको कैंडिडेट हमने बनाया और वो हमको बोल के गए कि ठीक है मैं कैंडिडेट हूँ। तो जब वो उनको सरेंडर करना था तो उनको हमसे पूछना चाहिए था ना कि हम सरेंडर करने जा रहे हैं। अब एरी जी की वजह से किया या वैरी जी की वजह से किया, ये हमें क्या मतलब। हमें तो इस बात से मतलब है कि भाई आपको कैंडिडेट हमने बनाया, आप हमारे नेता हैं, तो आपने बिना हमसे राय लिए हुए कैसे सरेंडर कर दिया। आपने हमें भी ना तो आपने विश्वास में लिया, ना आपने हमें बताना उचित समझा। तो इस बार भी अगर इस बार तो क्लियर कट वो दावेदार नहीं थे, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि जो दावेदारी नहीं है उसको लाके बना दो, तो ये तो फिर वही वाली बात होगी जिसके हम खिलाफ हैं। हम तो कहते हैं कि जो भी दावेदार हो, चाहे पार्टी में कोई कल आया हुआ कोई सक्रिय सदस्य ही दावेदार बन जाए, पार्टी का संविधान सबको पार्टिसिपेट करने की इजाज़त देता है। तो चाहे वो शांति प्रसाद भट्ट हों, AP जुयाल जी हों, कपरवान जी हों। इस बार आप उनका समर्थन करेंगे अगर वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं? डेफिनेटली इस बार अपना उनका समर्थन मैं ज़रूर करता, लेकिन मैं खुद पार्टी में अभी नहीं हूँ। मैं पार्टी का एक निष्कासित सदस्य हूँ और लेकिन इसके बावजूद भी मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है भाई। वो क्योंकि पिछली बार भी हमने उनकी दावेदारी की थी और हमने उन्हें पिछली बार ही कह दिया था जब उन्होंने दावेदारी की थी, और जब उन्होंने सरेंडर कर दिया तो हमने उन्हें पिछली बार कह दिया था कि अगली बार आप दावेदारी नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह की बातें भी चलेगी, कुछ टाइम बाद आपका निष्कासन वापस भी हो सकता है। ये कौन तय करेगा, ये दो तरफ से तय होता है। एक तो जो निष्कासन वापस लेंगे उनकी तरफ से तय होता है। हो सकता है कि जब उन्होंने निष्कासित किया हो तब मैं निष्कासित ना होना चाहता हूँ, और जब वो वापसी लेने की बात कर रहे हैं तो हो सकता है मैं ना जाना चाहूँ। देखिए, ऐसा होता है कि समय के साथ पुल के नीचे से काफ़ी पानी बह जाता है। समय रोज़ नए सवाल खड़े करता है, रोज़ नए जवाब मांगता है। कल के दिन क्या परिस्थितियाँ रहेंगी, मेरे कार्यकर्ता, मेरे समर्थक जो मेरे इस दौर में, इस समय में मेरे साथ रहे, उनका क्या विचार विमर्श होता है, उनका क्या निर्णय मेरे लिए, क्या आदेश होता है, उसके आधार पर देखो मैं आज की डेट में एक स्वतंत्र व्यक्ति। क्या आप कांग्रेस में शामिल होने आने वाले टाइम में? नहीं, कांग्रेस और भाजपा में किसी भी हालत में हम लोग शामिल नहीं होंगे। हमारे आम सामने आदमी पार्टी का ऑप्शन भी खुला हुआ है। किसी भी हालत में दिल्ली वाले दल सबसे बड़ा छल हम लोग मानते हैं, क्षेत्रीय दल एकमात्र हल मानते हैं। अब अगर क्षेत्रीय दल के तौर पे अगर हमने पहले यूकेडी को चुना और यूकेडी उसमें फेल हो गई, तो हमारा तो कहना है कि भी जो मदिरा के प्रेमी जिस तरीके से होते हैं, जो वो कभी प्याले नहीं देखा करते, उसी तरीके से जो उत्तराखंड के प्रेमी हैं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी पार्टी को बाप बोल के, किसी पार्टी के पीछे लगू होकर उसके पीछे हो जाएंगे। जी ये क्षेत्रीय दल है, भले ये हमारे हितों की दलाली करता रहे 40 साल से, हम इसके पीछे रहेंगे। अगर क्षेत्रीय प्रेम और उत्तराखंड के प्रति प्रेम जिसके पास भी हो, तो वो कोई भी क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो नया बनाना पड़े, चाहे वो कुछ भी हो, उसके साथ हम लोग होंगे। तो अभी हमारे जो समर्थक हैं और हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, उनके साथ मेरे विचार विमर्श होना बाकी है। उसमें से मैं तय करूंगा कि मेरे लिए क्या लाइन अच्छी रहेगी। पत्रकारिता में लौट जाऊं, समाज सेवा में रहूं, अपने लिए कोई नई पार्टी बनाऊं, या यूकेडी में वापस आऊं। ये सब कुछ मैंने उन लोगों पे छोड़ा है जो कठिन दौर में मेरी वर्तमान को देखते हुए भी मेरे साथ थे। तो जिन्होंने उस दौर की ख़राब परिस्थितियों में मेरा साथ नहीं छोड़ा और किसी भी तरीके के नतीजे भुगतने के बावजूद मेरे साथ खड़े रहे, जाहिर सी बात है कि मैं आने वाले समय में जो भी निर्णय लूँगा उनसे पूछ के लूँगा। डोईवाला टाउनशिप की अभी बात चल रही है, वहाँ पर लगातार किसानों द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखियो, डोईवाला की जो टाउनशिप है वो जिस तरीके से किसानों को उजाड़ा जा रहा है, ये किसानों की फसलों का ही सवाल नहीं है, ये आने वाली नस्लों का भी सवाल है। ये सिर्फ किसानों का सवाल नहीं है। वहाँ पे जिस तरीके से बड़े शॉपिंग मॉल्स बनेंगे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो लोकल दुकानदार है, जो व्यापारी है, वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि जो उनकी दुकानें हैं वो भी प्रभावित होंगी। क्योंकि जो कोई मॉल्स बन जाएगा, मल्टीप्लेक्स बनेंगे, तो जाहिर सी बात है वो किसानों से तो सामान लेंगे नहीं। विपक्ष का ये कहना है कि पहाड़ों में नई टाउनशिप क्यों नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ देहरादून में ही, हल्द्वानी में ही, या फिर प्लेन्स के एरिया में क्यों फोकस किया जा रहा है? देखिए, हमारा हमेशा से मानना रहा है कि पहाड़ों में एक ही बात की दिक्कत है कि अगर आप कोई बड़े स्केल पे कोई इंडस्ट्री ऐसी लगाना चाह रहे हैं जिसमें कच्चे माल के आने में और तैयार माल के जाने के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती हो, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को छोड़ करके अगर वाकई पलायन रोकना है और पहाड़ों को ठीक रखना है, तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ पहाड़ों में लगाई जा सकती थी जिनमें पॉल्यूशन नहीं होता है और जिनमें ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत नहीं होती। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ तो तमाम जितनी यूनिवर्सिटीज़
बोर्डिंग स्कूल्स मैदानों में खुले हैं। सरकार के ऊपर, ये सरकार पे निर्भर करता था कि अगर सरकार ये पॉलिसी बनाती कि भाई किसी भी यूनिवर्सिटी को तभी मान्यता मिलेगी जब उसका कैंपस पहाड़ में होगा, जब उसके किसी भी बोर्डिंग स्कूल को तभी मान्यता मिलेगी जब उसका कैंपस पहाड़ में होगा कहीं अलग अलग जगहों पे, या फिर सरकार अपनी ओर से, जैसे मसूरी में वुड स्टॉक स्कूल है, नैनीताल में बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के स्कूल हैं, तो मसूरी में कई इंटरनेशनल स्कूल हैं। अगर सरकार चाहती, अगर सरकार की पॉलिसी होती तो सरकार ऐसे स्कूल किसी भी पहाड़ी की चोटी पे भी खुलवा सकती थी, कहीं भी खुलवा सकती थी, और उसमें पूरे विश्व के लोग, पूरे देश भर के लोग वहाँ पढ़ने आते। तो उससे क्या होता है कि एक तो पर्यावरण में भी दिक्कत नहीं होती और यहाँ की स्वच्छ आबो हवा में और प्रकृति के बीच वो स्टूडेंट पढ़ सकते थे। और इससे श्री प्रसाद सेमवाल भी जो है किसानों के बीच अभी जाने वाले हैं। डोईवाला के अंदर जो है एक आंदोलन जो खड़ा हो रहा है जिसमें राकेश टिकैत भी वहाँ पहुँचे हैं, क्या आप भी किसानों के साथ वहाँ खड़े होने वाले हैं? मैं लगातार किसानों के बीच में बना हुआ हूँ। लगातार 2 बैठकें जो नुन्नावाला में और अठूरवाला में हुई थी, उन दोनों बैठकों में मैं शामिल था। और मैंने अपने डोईवाला, तो मेरी विधानसभा भी रही है, इसलिए मैंने अपने साथियों को भी वहाँ कहा है कि जब भी मेरी आवश्यकता हो मैं हमेशा आपके बीच नज़र आऊँगा, कभी भी कोई भी बात हो, रात दिन हो, कोई भी। और किसानों की समस्या तो जेन्युइन समस्या है, क्योंकि ये 5 संसदीय सीट वाला राज्य है, जिससे 5 संसदीय सीटों को भाजपा खो दे या भाजपा के पाले में आ जाए, इससे भाजपा को तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 5 संसदीय सीटों वाले राज्य के जो संसाधन हैं, वो जिस तरीके से बेचे जाने की तैयारियां हैं बड़े बिल्डर्स के हाथों पे आने वाले लोकसभा चुनाव का चंदा जुटाने के लिए, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए हमें अपने किसानों के साथ, हमें अपनी जनता के साथ किसी भी तरीके की कीमत क्यों न चुकानी पड़े, हम लोग साथ हैं। श्री प्रसाद सेमवाल का उत्तराखंड को लेके अपना विज़न क्या है? अपने विज़न के बारे में जनता को बताइए। देखिए, हमारा तो सिंपल सा विज़न है कि ना सिर्फ उत्तराखंड, बल्कि मैं देश के किसी भी हिस्से में होता या विश्व के किसी भी हिस्से में पैदा हुआ होता, जाहिर सी बात है कि पहले व्यक्ति अपने घर को देखता है। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति अपने घर से प्रेम कर सकता है वही बाहर प्रेम कर सकता है, जो प्रदेश को प्रेम कर सकता है वही देश को प्रेम कर सकता है। मैं कहता हूँ कि जिसकी राज्य भक्ति अधूरी है, झूठी है, उसका देश प्रेम भी झूठा है। तो अगर उत्तराखंड आपने बनाया तो उत्तराखंड केवल आपने एक मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए और कुछ लोगों को मंत्री बनाने के लिए तो नहीं बनाया। अगर आपने एक प्रदेश बनाया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे विकास के पैमाने को देखते हुए, विकास से वंचित इलाकों के विकास को देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए, संरक्षण देने के लिहाज से बनाया होगा। तो वो जो प्रदेश को बनाने की अवधारणा है, जिसके लिए एक प्रदेश को बनाने के लिए तमाम लोगों ने बलिदान दिए, शहादतें दी, संघर्ष किए, उत्पीड़न झेले, मुकदमे झेले, वो जो सपनों का उत्तराखंड है वो बनना अभी बाकी है, जो कि इन 20, 22, 23 सालों में और भी ज़्यादा धूमिल होता चला गया। आज पूछें कि किस तरीके का उत्तराखंड चाहिए था, तो आज कोई बता नहीं पाएगा कि किस तरीके का उत्तराखंड चाहिए था। आज समय के साथ साथ हमारा मूल निवास जैसे सवाल हैं वो अस्थायी निवास में बदल गया, हमारी तमाम पहचान मिटा दी गई। एक टाइम था जब उत्तर प्रदेश के समय में यहाँ पर तमाम नौटियाल, कुकरेती, ध्यानी या कोई भी डोबरियाल या कोई भी कास्ट वाले लोग अपना सरनेम लिखने से शर्माते थे। उनके अंदर एक हीन भावना होती थी और अपने सरनेम के आगे अधिकांश अभी भी बहुगुना, इवन ऑफ ऐसे तमाम लोग हैं जो बहुगुना होते हुए भी, सेमवाल होते हुए भी अपने आप नाम के आगे शर्मा लिखते हैं। सेमवाल भी उसमें एक है। तो एक दौर था जब कोई अपना पहाड़ी, गढ़वाली, उत्तराखंडी सरनेम बताने में अपने आप को हीन भावना महसूस करता था, और राज्य बना तो फिर से एक आत्मस्वाभिमान की भावना लोगों के अंदर आई और उन्होंने फिर से सेमवाल शर्मा, डोबरियाल शर्मा ऐसे लिखाना शुरू किया। और अब जो डेमोग्राफी चेंज हुई है दोबारा से, जिस तरीके से बाहर के लोगों का रिवर्स पलायन हुआ है, हमारे लोग तो चले गए, लेकिन बाहर के लोगों से हमारे तमाम कस्बे, चाहे सतपुली ले लो, चाहे चमोली ले लो, कर्णप्रयाग ले लो, ऊखीमठ, जोशीमठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चमोली, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये जितने आबाद हो गए हैं, सारे उद्योग धंधों में, सारे कामकाज में, सारे बाहर के लोग यहाँ पर हैं। और जो लोग वहाँ के मूल लोग थे वो बाहर चले गए। जिस तरीके से गोवा में आज सारे लोग, बाहर के लोग वहाँ बिजनेस कर रहे हैं और गोवा के लोग वहाँ आदिवासी हो गए हैं, वो कहीं नज़र ही नहीं आते। तो ये जो डेमोग्राफी चेंज हो गई है, दोबारा से ऐसा समय आ रहा है कि फिर से लोग अपने सरनेम के आगे शर्मा लिखने लग जाएंगे। तो ये जो दौर आया है कि पहले भी हमारे अंदर एक हीन भावना थी, पहले भी हम डरते थे, राज्य बनने के बाद एक मौका आया, उसे हम इन 20-22 सालों में चूक गए, दिल्ली वाले दलों ने हमें छला, और अब दोबारा से अपनी पहचान छुपाने का एक दौर फिर से
सामने आ गया कि कहीं हम फिर से मतलब वही डरपोक पहाड़ी और उस तरीके की। तो ये जो भावना है इसको बचाने का, अपनी जो पहचान है, अपनी अस्मिता है, अपना स्वाभिमान है, इसको जो बचाने की लड़ाई है ये बहुत ज़रूरी है और वो किसी भी समाज की वो ज़रूरी है। और हम अगर अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं और पहाड़ के प्रति संवेदना रखते हैं, पहाड़ के प्रति अपने को सरोकार रखते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे तमाम आसपास के लोग हैं, उनके स्वाभिमान की रक्षा करना, उनके स्वाभिमान को बनाए रखना और उनको उनके अवसरों को कोई छीन न ले, चाहे वो नौकरी। अंकिता भंडारी वाले मामले पे क्या कहेंगे आप? लगातार जो है उत्तराखंड की बेटी के साथ जो है बीजेपी के नेता का बेटा ऐसा कर लेता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य, अभी तक उसको न्याय भी नहीं मिला है, उसके माँ बाप लगातार आत्महत्या की बात कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने देखा भी होगा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सबसे पहले स्टेप उठाने वाले हम लोग थे। सबसे पहले मैं स्वर्गाश्रम में जा कर के जो पुलिस और प्रशासन है उन लोगों से भिड़ा था और हमारी यूकेडी की तमाम जो हमारे डोईवाला की टीम और तमाम जो हमारे पदाधिकारी हैं वो सब लोग मेरे साथ थे वहाँ पे और हमने खुला चैलेंज किया था, चाहे वो बुलडोजर चलाने को लेकर के हो, चाहे वो जांच को लेकर के हो, चाहे वो तमाम लोगों की गिरफ्तारियों को लेकर के हो। और जो स्थानीय जनता थी वहाँ की, उसका जो आक्रोश था उसके चलते वो गिरफ्तार तो हो गए। लेकिन अब आता है एक जुडिशियल सिस्टम। अब ये काफ़ी हद तक इस बात पे भी निर्भर करता है कि सरकार किसकी है। अगर सरकार उत्तराखंड क्रांति दल की होती, क्षेत्रीय दल की होती, तो शायद जिस तरीके की हीला हवाली इस केस में चल रही है, अपराधियों को बचाए जाने का प्रयास हो रहा है, जिस तरीके से जो सरकारी एडवोकेट है वो खुद अंकिता के खिलाफ खड़ा था, जिस तरीके से उसको बदलवाने में लाख कोशिशों एड़ियाँ घिस गई उनके माता पिता की, आखिरकार वो बदला बड़े विरोध के बाद, तमाम सवाल उठने के बाद, जब सरकार की छवि पे असर पड़ा। तो अगर यहाँ की जनता ने क्षेत्रीय दल को चुना होता तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई बहुत आसान हुई होती। शायद हो सकता था ये किस्सा ही नहीं हुआ होता। जिस तरीके से जो पुलकित है और उसके जो फादर हैं विनोद आर्य, जिस तरीके से वो भाजपा के बहुत प्रभावशाली लोगों में रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ की सरकारें उसकी जेब में रही है, जाहिर सी बात है कि उसके बेटे का बेलगाम होना, और उसको केवल अंकिता भंडारी वाले कांड में ही नहीं, जब वो MBBS की फर्जी डिग्री, आयुर्वेद की डिग्री यहाँ से हर्रावाला यूनिवर्सिटी से ले रहा था आयुर्वेद से, अगर तभी उसे चेक कर लिया जाता कि ये फर्जी ढंग से डिग्री कैसे, इसने वो बेसिकली मुन्ना भाई के तौर पे उसने फर्जी डिग्री ली, लेकिन अगर तभी यहाँ की उत्तराखंड की जनता ने विरोध किया होता या यहाँ की भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार ने इसको चेक किया होता, तब एक रसूखदार बाप का बेटा होने के चलते उसके दबाव में नहीं आए होते, तो शायद वो इतना बड़ा कांड करने की हिमाकत भी नहीं करता। तो जाहिर सी बात है कि अगर उत्तराखंड के हितों की रक्षा करनी है तो यहाँ पर चाहे यूकेडी हो या कोई भी हो, चाहे कोई नया पार्टी यूकेडी के तौर पे हो, लेकिन एक एग्रेसिव दल जिस तरीके से देश के सभी राज्यों में जहाँ जहाँ भी क्षेत्रीय दल हैं मजबूत स्थिति में है, सरकार में हैं या सरकार में शामिल हैं या बहुत अच्छी विपक्षी दल की भूमिका में, क्योंकि वो लोग भाजपा कांग्रेस की गोद में नहीं बैठे, ऐसा नहीं है कि उन्हें बिठाने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हमारे यूकेडी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी दूरगामी सोच के स्पष्ट न होने के चलते, अपने क्षणिक प्रलोभनों के चलते, अपने छोटे छोटे स्वार्थों में और समझौतों में अपने आप को बेच दिया, अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता तो आज क्षेत्रीय दल भी मजबूत होता और अंकिता हत्याकांड जैसी वारदातें आए दिन नहीं हो रही होती। जी, तो ये थे मेरे साथ यूकेडी के पूर्व नेता और जो कि समाज सेवी भी हैं और डोईवाला से भी चुनाव लड़ चुके हैं, शिव प्रसाद सेमवाल। उनका साफ कहना है कि यूकेडी में जो है अभी भी जो है काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है और युवाओं को यूकेडी में मौका मिलना चाहिए। उन्होंने अंकिता भंडारी से लेके डोईवाला में जो टाउनशिप, नई टाउनशिप का जो सरकार ने अपना वो रखा हुआ है, उसके बारे में भी उन्होंने कहा है और उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले टाइम में जो है वो एक नई मोर्चे के साथ जो है आपको दिख सकते हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि वो आने वाले टाइम में कौन से मोर्चे में शामिल होंगे और क्या यूकेडी भी उनकी वापसी हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विभोर सकलानी के साथ महमूद गुसाई, आज़ाद प्रेस।